नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स अंजू जी, गुड टू बी हियर। सर, अरविंद केजरीवाल के पिछले 10-11 साल का जो शासन काल रहा है, उसकी पूरी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। शराब घोटाले में किस तरह से 2002 करोड़ का चूना लगाया सरकारी खजाने को, वो भी सामने आ गया है। अब तो सीएजी की जो रिपोर्ट हेल्थ सर्विसेज को लेकर है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर है, वो तो और घातक साबित हो रही है। देखिए, पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो विफलता, असक्षमता, मैसिव गवर्नेंस फेलियर था, वो हम हमेशा बोलते रहे। और उसी के पीछे ये इंडिकेटर था कि ये गवर्नमेंट, यानी कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट 14 सीएजी रिपोर्ट्स को दबा के बैठी थी। दिल्ली प्रदेश की लेजिस्लेटिव विंग यानी कि विधानसभा, जिसमें एक साल में 5 असेंबली सेशंस होने चाहिए थे, यानी कि 5 साल में 15 या 15, तो मात्र 5 असेंबली सेशंस हुए। तो ये शो करता था कि चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है, वही सिचुएशन इनकी थी। अब सीएजी रिपोर्ट, अभी तो 2 रिपोर्ट्स पेश की गई है, शीश महल पे और हेल्थ पे। हेल्थ पे जो इनकी पोल पट्टी खुली है, मुझे वैसे तो बड़ा शौक है, मतलब मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन साथ ही साथ कई बार लगता है कि इतने निकम्मे भ्रष्ट लोग थे ये अरविंद केजरीवाल, असक्षम, इनकॉम्पिटेंट, इनसिंसियर, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें करता था। अब हेल्थ की जो रिपोर्ट्स आई है, इसको देख के लगता है कि दिल्ली वालों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल। पोल तो इनकी खुल चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट इज लाइक, जैसे स्टैंप होते हैं ना, कि रबड़ स्टैंप लगते हैं कि हाँ भाई, वी आर वैलिडेटिंग दैट। देखिए, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। WHO ने कहा, एज ए डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट बीइंग एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली व्यक्ति एक वेल बीइंग, यानी कि अच्छी सिचुएशन में हो। ये नहीं कि सिर्फ बीमारियों से दूर हो या निजात पा ली हो। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग कंपोनेंट देखिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दिल्ली प्रदेश में दिल्ली की जनता लगातार धुएं वाला पोल्यूशन, पोल्यूटेड हवा पिए जा रही है। यमुना साफ नहीं है, पानी गंदा आता है, निकासी नहीं है सीवरेज की। अच्छा, कीड़े मकोड़े, दुनिया भर के मच्छर, डेंगू यहाँ पे लगातार फैलता है। सीवेज की प्रॉब्लम, एमसीडी, आप ये देखिए ना, लगातार कूड़ा करकट की गंदगी। तो इसलिए जो WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की, उसमें सोशल वेलबींग, जब इतनी समस्याएं होंगी तो स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस के माध्यम से आदमी और परेशान होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार दिल्ली को निराश किया, फेल किया। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसको देख के तो मतलब खून खोल उठता है। 1000 अंजू जी, इन्होंने बोले कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जी। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि 523 क्लिनिक खोले गए सिर्फ। अच्छा, वैसे पहले तो इस पे देखिए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट पे कितना पैसा, पब्लिसिटी पे कितना पैसा। सर, और एक चीज और जोड़ दूं, जो आपने कहा ना कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक का टारगेट था, 523 बने, और उसमें भी मजेदार ये कि जो पिछला कार्यकाल था 2020 से 25 तक का, उसमें 38 ही बने। क्योंकि ये लोग और ज्यादा उसमें आ गए थे ना, अब अपने आप को दिल्ली का बादशाह बोलने लग गए। तो इन्होंने पिछले 5 साल में और ज्यादा नाकामी और निकम्मापंती दिखाई, नाकामी एवं निकम्मापंती। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। राजेंद्र नगर में जब वो हाउस IAS उसमें बेसमेंट में जब छात्रों की मौत हुई, तो ये डायरेक्टली इस बात से लिंक थी डेथ्स कि MCD क्या कर रही थी। वहां की जो लोकल गवर्नेंस थी, लोकल बॉडीज थी, उन्होंने वहां पे वो लाइसेंस चलने दिए। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू करप्शन। तो इन्होंने न केवल मोहल्ला क्लिनिक खोलने बंद कर दिए, उसके अलावा इन्होंने बजट इतना लगा दिया पब्लिसिटी पे, बड़े बड़े इश्तिहार, लगातार बिल बोर्ड्स, विदेशों तक शोर मचा दिया कि मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक की जो कल्पना थी, परिकल्पना, वो मैंने और सत्येंद्र जैन ने बैठ की थी वहां। 2015 की बात है, उनके सचिवालय में बैठ के, आई वॉज एडवाइजर टू हिम। लेकिन उसके बाद देखिए इनकी नाकामी ये देखिए कि पिछले 5 सालों में सिर्फ 38 खोले। अच्छा, खोलने के बाद भी 100 में से 76
100 में से 76 जो एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं, ये WHO द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। इनमें से 100 में से 76 एसेंशियल मेडिसिन इन मोहल्ला क्लिनिक पे मिलते ही नहीं थे। 76 यानी कि 24, सिर्फ 24% दवाइयां उपलब्ध थी। ये भी सर्वे में बताया गया, कंडक्ट किया जो सीएजी ने, कि ऑन एन एवरेज पेशेंट को देखने के लिए 1 मिनट से कम समय में पेशेंट को वहां पे देख के उसको भेज दिया जाता था। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, ये बताइए मुझे और मेरे दर्शकों को कि 1 मिनट में एक डॉक्टर एक पेशेंट का क्या देख लेता होगा, क्या पूछ लेता होगा? राइट। अच्छा, अंडर स्टाफिंग, मोहल्ला क्लिनिक में अंडर स्टाफिंग थी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे डॉक्टर्स थे, उनको पर पेशेंट पैसे मिलते थे, तो वो वहां पे फेक बिलिंग, फेक लैब्स जिसको सिंक टेस्ट बोलते हैं, प्लस फेक गोस्ट पेशेंट बना बना के वो अपना बिलिंग करते गए। उनको पेशेंट से मतलब नहीं था। नर्सों की कमी थी वहां पे। कई मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाइयां रखने के लिए स्टॉक ही नहीं था, मतलब स्पेस ही नहीं था। आनंद फानन में डॉक्टर साहब, एक जगह मैंने पढ़ा कि कुछ 6 शायद ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थी या 6% जहां पर डॉक्टर का टेबल ही नहीं था, तो डॉक्टर बैठकर पर्ची लिखकर कहां पे दवाइयां लिख के देता, हाथ पे? मैं कई मोहल्ला क्लिनिक पे जाकर मैंने खुद देखे, वहां पे डॉक्टर से मेरी बातें हुई हैं, उनको पैसे नहीं मिलते थे 3-3, 6-6 महीने, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती थी। प्लस आप देखिए आश्रम के पास, हरिनगर आश्रम के पास यदि आप जाएंगे, वहां पे एक कमरे में, छोटे से कमरे में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया हुआ था। एक दूसरी जगह मैं खुद चला गया दिखाने के लिए एज ए पेशेंट। मैंने कहा मुझे दांत में दर्द है, डॉक्टर ने मुझे देख, मतलब यू वॉन्ट बिलीव अंजू जी, एंड मैं एज ए पेशेंट गया था, मैंने बताया नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने वहां पे मेरे को जांच तक नहीं की, मतलब लोकल मेरा ओवर एग्जामिनेशन तक नहीं किया, और दवाई दे दी मुझे लिख के, और एक दवाई बाहर के लिख के दे दी, एंटीबायोटिक बाहर से लिख के दे दी, और एक जैसे नीली पीली गोलियां होती है, नीली पीली गोली वो पकड़ा दी। एब्सोल्युटली केयरलेस एटीट्यूड। तो मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने जो बर्बादी की रिसोर्सेज की, वो देखने लायक, लेकिन पूरी दुनिया में शोर मचा है। 27 हॉस्पिटल, चलिए मैं आपको मोटे मोटे आंकड़े बताता हूँ पहले। जी। तो मोहल्ला क्लिनिक की तो कहानी अपने को समझ आ गई। मैनी ऑफ दिस मोहल्ला क्लिनिक जो 523 खुले, वो ऑपरेशनल ही नहीं थे। 523 में से काफी मोहल्ला क्लिनिक ऑपरेशनल ही नहीं थे, ताले लग चुके थे, लगातार ताले लगे। अब अपन आते हैं, इन्होंने बोला था कि हम 32,000 नए बेड्स बनाएंगे, 32,000 न्यू बेड्स हॉस्पिटल्स में लेके आएंगे, क्रिएट करेंगे। उसमें से सिर्फ 1300 बेड्स बनाए, 1300, यानी कि मुश्किल से 3 या 4% बेड्स इन्होंने बनाए। ये देखिए, ये इनकी सिंसियरिटी शो करते, कितने लोग इन्होंने, मतलब हेल्थ के मामले में दिल्ली को कितना इन्होंने पिछाड़ दिया। नए हॉस्पिटल्स बनाए नहीं। आप राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाइए, राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर शाहदरा के पास है। जब 2015 में मैं सचिवालय में बैठता था हेल्थ एडवाइजर के रूप में, वहां पे मल्टीपल टाइम्स मैं प्राइवेट हेल्थ नेटवर्क, मतलब हेल्थ प्राइवेट चेन्स को मुख्यमंत्री के कहने पे हमने वहां पे विजिट करवाया, ताकि कोई पीपीपी मॉडल हम ला सके एज ए गवर्नमेंट, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और ये जो हॉस्पिटल्स बने हुए थे, ये भी शीला दीक्षित के समय का बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनवाया था। लेकिन ये संगमरमर और जैसे 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल, राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे कि इतने ब्यूटीफुल हॉस्पिटल्स बनाए गए थे तब। वहां पे वो आज भी 25 में भी वहां पे ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि वहां पे अंडर स्टाफिंग है, उसको चलाया ही नहीं जाता, उसको ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया। इस लेवल तक इनकी इनकॉम्पिटेंस, इन्होंने एब्सोल्युटली हेल्थ सेक्टर को मिसमैनेज किया। 27 हॉस्पिटल। सर, आपको याद होगा कि ये लोग बड़ा शोर मचाते रहे कोविड काल में कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने सर इनको 787.91 करोड़, यानी कि मान लीजिए 787 करोड़ रुपए कोविड काल में दिए, जिसमें से सिर्फ 582 करोड़ खर्च हुए, बाकी 200 करोड़ कहां गए सर? तो फिर किस बात का रोना रो रहे थे? आप तो कहते थे कि केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने देती, आपकी योजनाओं के लिए वहां से पैसा नहीं आता, तो फिर आप ये बताएं ना, कोविड काल में ऑक्सीजन का रोना क्यों रो रहे थे? ये 200 करोड़ क्या इसमें से कुछ पैसा उस वक्त शीश महल बन रहा था, वहां खर्च किया गया? एग्जैक्टली। देखिए, जो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को देखने को तैयार ना हो, यानी कि उनको यही नहीं पता कि कितना पैसा उनके पास आया, कितना उन्होंने बजट स्पेंड किया। इनएबिलिटी अपने बजट को स्पेंड न करने का मतलब वो राजा सोया हुआ है वहां का,
वो जो किंग है वहां का सोया हुआ है, और उसकी ब्यूरोक्रेसी यानी कि बाबू डॉम वो भी सोई हुई है। इनको जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं था। ये पिछले 10 साल लगातार सेंटर से झगड़ते रहे। ब्लेम गेम, अराजकता, करप्शन से भरी हुई पॉलिटिक्स इनके डीएनए में घुस चुकी थी। और अभी भी देखिए पूरी अकड़ में थे। अभी भी जो दिल्ली में इलेक्शन हुए, इन्होंने किसी भी प्रकार से मतलब शोर मचाने में, ब्लेम गेम में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब भी जब इनको 22 सीटें मिली है, तो बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद इनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, जनता का मैंडेट यही था कि हम सत्ता में नहीं आए, हम विपक्ष में बैठ के एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करेंगे। लेकिन अभी भी ये उल्टा सीधा शोर मचाने में लगे हुए। आतिशी इज ए बेन, इज ए प्रॉब्लम। उनकी न्यूसेंस वैल्यू इस दिल्ली की जनता को अनफॉर्चुनेटली अभी भी झेलनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम है आप। अच्छा अंजू जी, 27 हॉस्पिटल्स सीएजी के में 27 दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर 27 हॉस्पिटल्स जो उन्होंने ऑडिट किए, लगभग 30 हॉस्पिटल है इनके पास जी। 27 हॉस्पिटल्स को इन्होंने ऑडिट किया। उसमें भी बड़े भयंकर विस्मयकारी डेटा आया उसमें। 60% हॉस्पिटल्स में 60% हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक ही नहीं थे। 50% हॉस्पिटल्स में आईसीयू था ही नहीं। हॉस्पिटल का मतलब तो ये होता है ना कि कुछ परसेंटेज ऑफ बेड्स आईसीयू बेड्स के रूप में कन्वर्ट करके वहां पे आईसीयू बनाए। आईसीयू नहीं थे, इन्होंने ऑपरेशनलाइज नहीं किए। 60% ब्लड बैंक्स, मतलब 60% हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक ही नहीं थे। 12 हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी। सुश्रुत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है, वहां पे कोई परमानेंट डॉक्टर्स नहीं थे अकॉर्डिंग टू सीएजी रिपोर्ट। और राउंड द क्लॉक सर्विस देने के लिए कोई मैकेनिज्म, फुल पेटेंट मैकेनिज्म नहीं था कि डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स कहां से लाए। बस एडॉक सिस्टम इनका चलता। तो ये सब पॉइंट करते हैं कि इनका हेल्थ मिनिस्टर जो जेल में था, तिहाड़ जेल में, वहां जाके बैठ के मसाज करवाते थे 9 महीने तक। सर वो 9 महीने तक तिहाड़ जेल में थे, कम से कम उस वक्त किसी और को नियुक्त कर देते। अब देखो ना किस तरह की 9 महीने तक वो तिहाड़ जेल में मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था। हाँ, जिस दिल्ली सरकार का सारा फोकस एडवर्टाइजमेंट्स पे, पब्लिसिटी पे हो, तो वो जनता के रिलीफ के लिए क्या काम करेगा। मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली में हीलिंग टच एब्सेंट था। हीलिंग टच अरविंद केजरीवाल स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, उनके जो भी हेल्थ मिनिस्टर्स बनाए गए वो जिम्मेदार। इनको कोई जनता के परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता है। एक हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि वेटिंग पीरियड सर्जरी के लिए 12 मंथ्स, यानी कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होगा जिसमें आप 12 महीने बाद की तारीख देंगे कि ऑपरेशन आपका 12 महीने बाद, ये बताइए। पर सर इसका ढिंडोरा इतना पीटा गया, मोहल्ला क्लिनिक, अरविंद केजरीवाल और अभी भी उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो किस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत ही गरीब लोगों के लिए बनाए गए थे, जिनको की छोटी मोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ ना जाना पड़े। अगर उन लोगों के लिए भी बनाए गए थे सर, तो वो जो आपको याद होगा एक फर्जीवाड़ा ये भी सामने आया था, हालांकि अभी पता नहीं उसके बारे में सीएजी में जिक्र है या नहीं, कि किस तरह से 2 प्राइवेट लैब्स थी, उनको ही वो घोस्ट टेस्ट हो रहे थे, एक ही फोन नंबर पर कितने सारे मरीजों के नाम थे सर। तो यहाँ पर जो इस फर्जीवाड़ा हुआ है सर, इसका तो सीधा मतलब ये है कि जितना पैसा इन्होंने एलोकेट किया मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर, वो सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जेबें भरी। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि क्या है कि यदि आप चीजों को प्राइवेटाइज कर देंगे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में पर पेशेंट ये डॉक्टर को पैसा देते हैं, तो इनको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं था। आप कैट्स का ले लीजिए, सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज, कैट्स। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अगर कैट सर्विसेज, कैट्स अगर फंक्शनल है, तो ये शो करता है कि उस जगह पे हेल्थ सर्विसेज का क्या स्टेटस है, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली एम्बुलेंस और फंक्शनल पैरामेडिकल स्टाफ सब कुछ, उनकी सक्षमता उसमें दिखेगी आपको। कैट्स की सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि कैट्स क्रिटिकल इक्विपमेंट्स के बिना ऑपरेट करती रही। देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन इनको कोई जनता की सुविधाओं से, जनता के सुखों से उनको कोई लेना देना नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने सारी जो टेस्टिंग थी वो प्राइवेटाइज कर दी। जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो लैब वाले क्या करते थे कि हेल्थ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को जाके पैसे चढ़ा देंगे,
दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो उनको खुश करके और यहाँ पे जो भी चल रहा है अंदर ही अंदर, ब्लैक मनी बनाते रहिए अपना। तो यही हुआ, तभी तो यहाँ पे दुनिया भर के सिंक टेस्ट होने लगे, क्योंकि डॉक्टर्स को भी समझ आ गया कि बस तुम टेस्ट ऑर्डर कर दो और उसका कट कमीशन मिलता रहेगा। और प्राइवेट लैब को कोई मतलब नहीं था, वो टेस्ट को फेंक के बिना बात के कुछ भी रिपोर्ट्स बना कर दे देती थी। तो ये शो करते हैं कि किस प्रकार से निकम्मी गवर्नमेंट ने जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया। पर सर आपको याद होगा जब कर्नाटक में नई नई कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वहां पे जो हेल्थ मिनिस्टर बने थे वो मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए थे, सौरभ भारद्वाज उनको ले लेके घूम रहे थे। तब तो दावे किए जा रहे थे कि हर तरह के टेस्ट यहाँ पर होते हैं, हर तरह की मशीनरी यहाँ पर है, इस तरह के दावे किए जाते थे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। आपको याद है न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा सा आर्टिकल कहा गया पहले, जबकि वो तो एक एड थी छापी गई थी जिसमें कि सिसोदिया दिख रहे थे और कहा जा रहा था कि कनाडा से यूएस से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई क्या है ये मोहल्ला क्लिनिक, बाकी देश इसके बारे में सीख रहे हैं। सर ये सारा सिर्फ ढकोसला ही था, सिर्फ दिखावा था, सिर्फ एडवर्टीजमेंट थी, इसके अलावा अंदर कुछ नहीं था मोहल्ला क्लिनिक में। ये सब स्टेज्ड था, ढकोसला था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए मोहल्ला क्लिनिक प्राइमरी हेल्थ केयर का एक छोटा सा सेगमेंट है। यदि आप टेक्निकली हेल्थ सर्विसेज को देखें तो अपने पूरे देश में, भारत में 3 टीयर सिस्टम बना हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। ये आजादी के बाद पिछले 77-78 सालों में बड़ा वैलिडेटेड मॉडल इंडिया ने डेवलप किया और ये यूनिफॉर्म है। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है, जो आप जाएंगे तो कुछ बड़े गांवों में आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलते हैं, छोटे गांवों में सब सेंटर मिलते हैं। सब सेंटर वो सबसे छोटी इकाई है जहां पे एएनएम मिलेगी बट आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। पीएससी पे जाइए वहां पे डॉक्टर्स मिलेंगे, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर सेकेंडरी सिस्टम में, सेकेंडरी हेल्थ केयर में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मिलेंगे एंड टर्शरी हेल्थ केयर में सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो ये सब सिस्टम बना हुआ है, दिल्ली में भी बना हुआ है। दिल्ली में ये तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने आके हेल्थ सिस्टम बनाया। जो आपके गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जिसे आप बोलते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू पीएससी, इनको यहाँ पे पीयूएचसी बोला जाता है, प्राइमरी अर्बन हेल्थ केयर। कोलोकियल लैंग्वेज, आम भाषा में इसको गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बोला जाता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक अर्बन आउटलुक वाला स्टेट है। तो ये सिस्टम तो सब बने हुए थे। इसमें चलिए एक नए मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा चलो इसमें एक सेगमेंट और क्रिएट कर देते हैं, छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक, जो कि और ज्यादा डोर स्टेप पे है लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए आप। अल्टीमेटली मंशा तो होनी चाहिए ना। बेहतर ये होता कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज दिल्ली में दुनिया भर की बनी हुई है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज की लैंड भी पहले से एलोकेटेड है, वो आज तो बनी नहीं है, तो उनमें सब में लोकेशंस भी हैं उनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। कई कई गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में आप जाके देखिए 10-10, 15-15 कमरों की गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज बनी हुई है, क्योंकि पहले बन चुकी है। उनका रख रखाव ठीक कीजिए आप, वहां पे 2 या 3 शिफ्टें चला दीजिए आप पेशेंट्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते थे आप कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स भी शाम को बैठ सके, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनके साथ नेगोशिएट करके सस्ते रेट पे लोगों का इलाज करवा सकते थे। आप दिन में जो आपकी 8 से 2 बजे तक की डिस्पेंसरी का टाइम था उसको आप बढ़ा दीजिए, स्टाफिंग को कंप्लीट कीजिए। अभी भी तो जैसे सीएजी रिपोर्ट में बताया गया ना कि 8000 से ऊपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हेल्थ में डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल वर्कर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी है, 8000। सो दैट इज अ स्टेटमेंट ना। तो इनको कुछ हीलिंग टच देना नहीं था, इनको सिर्फ सोचा छोड़ा था और इसलिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने बनाया। अब बताइए कोई मिनिस्टर कहीं से आ गया जो इनके साथ थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट के साथ इनका ठीक ताल्लुक, मतलब जो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति यहाँ स्टेट में आ जाता था दिल्ली में, उसको जाके दिखा देते थे, किसी एक मॉडल मोहल्ला क्लिनिक को जाके दिखा दिया। जैसे एजुकेशन में ध्यान है, 1-2 मॉडल स्कूल्स बना दिए, उसमें स्विमिंग पूल सब बना दिया, जो भी आता था उसको वहां लेके चले जाते थे। तो सेम अप्लाइज हियर, बट लोग जानते हैं इनकी सच्चाई, इसलिए इस बार इनको खदेड़ दिया। और सर वो जो हेल्थ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उन्होंने वहां पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में कहा था इससे अच्छे तो हमारे कर्नाटक में डिस्पेंसरीज हैं, मोहल्ला क्लिनिक की पोल तो उन्होंने भी खोल दी थी। पर सर यहाँ पर अब जब ये पूरा का पूरा पोल पट्टी खुल रहा है केजरीवाल एंड कंपनी का सर, तो आप सोचो कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक का टारगेट था, 523 ही बन पाए, पिछले कार्यकाल में सिर्फ 28 बने, और
पंजाब में तो 16,000 मोहल्ला क्लिनिक का टारगेट है और 3 साल में सिर्फ 850 बने हैं। वहां पर भी यही रायता फैलाया जा रहा होगा बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि दिल्ली मॉडल ही तो पंजाब मॉडल है और अब कहा जा रहा है पंजाब मॉडल को ऐसा बना देंगे कि 2027 के चुनाव भगवंत मान फिर से जीत जाएंगे। इस तरह की बातें करने लगे आम आदमी पार्टी के नेता। पंजाब में ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भगवंत मान की गवर्नमेंट बनी, उनका जो पहला हेल्थ मिनिस्टर थे वो भ्रष्टाचार में खुलेआम पकड़े गए। He was taking, याद है ना आपको? उनको तो बर्खास्त कर दिया गया था ना एकदम तुरंत, सरकार बनने के शायद 20-21 दिन के अंदर ही। यस मैम। तो आप ये देखिए, अल्टीमेटली क्या होता है कि यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है तो कभी भी सात्विकता वाली सरकारें नहीं चला पाएंगे। पंजाब में इन्होंने, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मैं सोशल एंगल में फिर जाना चाहता हूं। पंजाब में इन्होंने बोला कि हम प्रत्येक महिला को 1000 रुपीज देंगे। 3 साल हो चुके हैं, वो सोशल वेलबींग का वो कंपोनेंट कहां चला गया? आप अपने हॉस्पिटल्स को दुरुस्त कीजिए, वहां पे गवर्नमेंट ठीक ढंग से चलाइए, लोगों को सुविधा दीजिए, हवा साफ कीजिए, पानी साफ कीजिए और लोगों को एंजॉय करने दीजिए अपनी लाइफ के साथ, अच्छी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए। सेम अप्लाइज टू दिल्ली, सेम अप्लाइज टू पंजाब। पंजाब में अभी भी खुलेआम करप्शन है। पंजाब में कुछ भी नहीं बदला। जो पहले निकम्मी सरकारें थी वैसे की वैसे वहां की जनता हमें बताती है, क्योंकि पंजाब में मेरे काफी रिश्तेदार भी, उनसे फोन पे बात होती है या कभी आते हैं इस तरह तो बात होती है। तो विदाउट पॉलिटिसाइजिंग द इश्यू, सच्चाई ये है कि पंजाब की हालत वैसे की वैसी है। जो ये मच टाउटेड मोहल्ला क्लिनिक है, इनकी तो पोल यहां खुल चुकी है दिल्ली में, पंजाब में भी ऐसे होने वाले, सिर्फ कागजी स्टेटमेंट्स हैं इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, एड पर इतने पैसे खर्च किए, पिछले 3-4 साल की बात कर ले तो 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपना चौकटा, अपना चेहरा चमकाने में खर्च किया। उतना पैसा ईमानदारी से अगर ये मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो एलोकेट किया गया था उसी को इस्तेमाल कर लेते, केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा कोविड में इस्तेमाल कर लेते, तो दिल्ली में शायद इतना हाहाकार नहीं मचता उस वक्त। आप ये देखिए ना, दिल्ली, मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में बैठा, यहां से अभी जो यहाँ के एमएलए, सिटिंग एमएलए थे अरविंद केजरीवाल, वो यहां से डिफीट होकर जनता ने उनको यहां से भेज दिया, जो बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली की विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा एसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 में ये एमएलए थे और सीएम भी थे दिल्ली प्रदेश के। यहाँ का जो एमएलए फंड है, एमएलए लेड फंड, उसका क्या हुआ? वो भी खर्च नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे मेडिकल एम्बुलेंस क्यों नहीं चलाई? क्योंकि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में हम जाते हैं, धोबी घाटों पे जाते हैं, तो वहां पे महिलाएं हमें बताती हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमें हेल्थ के लिए कितनी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे अगर उनका थोड़ा हीलिंग टच होता, उनकी इंटेंशन अच्छी होती, तो पहले अपनी विधानसभा में ठीक ढंग से काम करते। वो तो मुख्यमंत्री थे ना, तो यहाँ पे तो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बहुत पीक लेवल पे, बड़े एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए था। न केवल एलईडी फंड को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अंडर यूटिलाइज्ड हुआ। यहाँ पे इन्होंने कोई भी जनता की सुविधाओं के लिए काम नहीं किया। महिलाओं ने हमें खुद बताया कि हमें रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए, रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए, और वही हुआ। आप ये देखिए ना, क्योंकि मैंने कहा कि जो हेल्थ है उसके कई कंपोनेंट होते हैं, सोशल वेलबींग इज वन। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल अब जब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, वो जो शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट है उसका हिसाब किताब भी देना है, पीएससी कमेटी को चला गया है पूरा मामला, वहां जाने का मतलब तो ये एफआईआर दर्ज हो सकती है नए सिरे से। तो अब तो ये जो कैग की रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर, ये भी अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ाएगी। और कहाँ वो सोच रहे हैं कि मैं राज्यसभा के जरिए घुस जाऊं, पंजाब से कोई राज्यसभा सांसद, जैसे कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा अब चुनाव लड़ेंगे वहां से, उपचुनाव, तो वो तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां से राज्यसभा पहुंच जाए, वो इस्तीफा दे दे, मतलब उनके ख्याली पुलाव तो पका रहे हैं ना वो। लेकिन अगर इन मामलों में फंस गए सर, फिर तो उनकी राजनीति की वाट लग जाएगी, क्योंकि फिर तो राजनीति खत्म है। कितने सारे पचड़ों से उलझे रहेंगे, कितनी सारी एफआईआर दर्ज होगी, कितने सारे मामलों की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। पहली बात तो जो ये बेल पे आए थे अरविंद केजरीवाल चुनावों से कुछ महीने पहले, तो तिहाड़ जेल से निकल के आए थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध इतने मजबूत थे कि मुख्यमंत्री बने रह नहीं सकते थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा, और एक नौटंकीबाज महिला को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि वहां पर दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब फिर इन्होंने शोषा छेड़ दिया, फिर आएंगे केजरीवाल। इनफैक्ट
तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर अब नया लगाया जाना चाहिए और उस पर लिखा जाना चाहिए, फिर आएंगे केजरीवाल, उसमें ये होना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है जो आपने कहा कि पंजाब की राज्यसभा से ये क्यों आए, क्यों आना चाहिए इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। पार्टी की कन्वीनर पोस्ट पे ये लगातार चौकड़ी लगा के बैठे हुए, आज तक इनको चुनाव हारने के बाद सबसे पहले अपनी पार्टी के पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये राज्यसभा से बैकडोर एंट्री के चक्कर में पंजाब की राज्यसभा की सीट से कोई पंजाब का व्यक्ति आना चाहिए ना। इनका तो पंजाब से कोई लेना देना भी नहीं है, ना तो इनमें कोई पंजाब वाला कोई इनके साथ कोई कनेक्शन है, ना इन्होंने पंजाब की चिंता की पिछले कई सालों में, बल्कि खालिस्तानियों से मिलके, खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलके पंजाब को इवन ये चाहते थे कि अगर अलग देश भी बन जाए तो इनको कोई चिंता नहीं थी। तो इस किस्म के व्यक्ति को पंजाब की राज्यसभा के माध्यम से आने की सोचना भी नहीं चाहिए। पर सर, संजीव अरोड़ा को इतनी जल्दी इन्होंने लुधियाना वेस्ट की सीट पर उपचुनाव के लिए नाम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो उसके पीछे स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं का अकाल पड़ गया है जो उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते? राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को आप डिमोट करके विधानसभा का उपचुनाव लड़वा रहे हैं सर, उसके पीछे स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि चुनाव जीत गए तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे या सीएम बना दिया जाए और केजरीवाल के लिए सीट खाली हो जाएगी, केजरीवाल राज्यसभा पहुंच जाएंगे। यही सेफ तरीका इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पास अपनी राजनीति बचाने का, वरना राजनीति की दुकान पे तो ताला लग चुका है, विधायक भी नहीं है। ये तो आए थे व्यवस्था परिवर्तन करने। बताइए जी, ये कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। अनफॉर्चुनेटली इनकी वेबसाइट पे अभी भी ये लिखा हुआ है, जबकि भ्रष्टाचार में ये डूब चुके हैं और जो इनकी नैतिकता थी वो टोटली गायब हो चुकी है। यदि पंजाब के भगवंत मान जी को थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ है, और मैं मानता हूं कि इतनी समझ है उनमें, तो उनके पास 92 एमएलए है। जितना जल्दी आम आदमी पार्टी के दामन से अपने आप को हटा लेंगे, उनकी राजनीति बच जाएगी और लोग भी थू थू करना बंद करेंगे। अल्टीमेटली ये पार्टी जो डिफीट हो चुकी है, अपनी नैतिकता खो चुकी है और जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया, ऐसी पार्टी में रहने के बजाय उनको एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए। और दूसरी पार्टियां भी, मैं कहता हूं, और ये मैं बड़े खुलेआम बोल रहा हूं, कि दूसरे देश की दूसरी पार्टियां, सबका फर्ज बनता है कि इस नाग को कुचल तो दिया गया है, लेकिन ये नाग अभी मरा नहीं। आप सोचेंगे मैं इतनी भयंकर बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग अन्ना आंदोलन के निकले हुए सिपाही हैं, अन्ना आंदोलन के सिपाही थे हम, आज भी हैं। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने देश के साथ खिलवाड़ किया हो, उसको भारतीय राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अभी भी मेरी सबसे यही विनम्र प्रार्थना है सब पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी से, कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इसलिए भी खत्म किया जाए ताकि कल को ये हिम्मत ना करे कि समाज में झूठे वादे बोल के कि मैं चप्पल पहन के घूमूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और उसके बाद उसमें उतनी ऑडेसिटी, उतना दुस्साहस नहीं आए कि वो फिर से समाज के खिलवाड़। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे तो वो भी याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल का कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में तो हम 1 करोड़ तक का इलाज फ्री कर देते हैं। तब सवाल उठे थे कि ऐसी कौन सी बीमारी जिसका इलाज 1 करोड़ में होता है। अब सोचिए इस, और सर झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता ने देख लिया, तभी तो उनकी सीट भी वो हारे। लेकिन मुझे तो मतलब ताज्जुब होता है वो 22 सीटें भी कैसे मिल गई आम आदमी पार्टी को। मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर जो एक वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया, उसी की बदौलत उनको मिली। लेकिन उनको भी समझ में आ जाएगा इन आने वाले 5 सालों में कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल उनके साथ किया क्या। तो अब सर देखते हैं कि ये जो हेल्थ सेक्टर की सीएजी रिपोर्ट है, इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं और इसके बाद क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। जैसे कि शराब घोटाले के मामले में शराब पॉलिसी को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट है वो तो पीएससी को सौंप दी गई है, तो अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन आपने सर समय निकालकर बड़े ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। थैंक्स अंजू जी। ये आपने जो लास्ट में एक पॉइंट बोला, आयुष्मान भारत की जो स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में लागू नहीं होने दी, ये दिस इज अनदर स्टेटमेंट कि इनको जनता के हितों से कोई लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी 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 सर, अगर वो
वो हितों का उनको ख्याल होता तो उस योजना को रोकने की जरूरत क्या थी? लोगों की भलाई के लिए तो थी। लोगों की भलाई के लिए अगर अब जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो ये कहती है कि हम पुरानी जनहित में जारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो वो भी तो लोगों के हितों का ही ध्यान रख रहे हैं ना। आप भी रख लेते। आपने कितना बैर पाला केंद्र सरकार के साथ सर। आप कदम कदम पर उसका विरोध करते रहे और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। आप सही कह रहे हैं कि अगर इनको जनता का ख्याल होता तो ये उस योजना को कभी रोकते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अंजू जी। जय हिंद। जय हिंद।